हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम नवीन राज्यों का उदय, जिसमें सबसे पहले हम हैदराबाद राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन पर अवेलेबल है। यह जो क्रैश कोर्स है जून 2023 एग्ज़ाम के लिए है। यहाँ इस कोर्स में आपको 100% गारंटी की सिलेक्शन हम देते हैं। साथ ही साथ इसमें टोटल जो 10 यूनिट्स है हिस्ट्री पर आधारित व उसके ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 20 से अधिक मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। फुल सिलेबस नोट्स हैं। यह जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप इसको इजीली डाउनलोड कर अपने मोबाइल या लैपटॉप में इसको पढ़ सकते हो। साथ ही साथ 2000 प्लस एमसीक्यूज के क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। पेपर 2 हिस्ट्री के साथ पेपर 1 जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यह जो कोर्स है इसकी फीस मात्र 10,000 है, लेकिन इस पर 60% ऑफ आपको देखते हैं और 3999 में यह जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है आपके लिए अवेलेबल है। इसलिए आपको आज ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है या फिर यह जो ऑफिशियल नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। डेमो लेक्चर देखने के लिए आज ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर नामक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 को सर्च कर लेना। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। यहाँ से आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने यूरोपियन कंपनी का आगमन खत्म किया था, आज के सेशन को वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस प्रकार जो क्षेत्रीय शक्ति है, फॉर एग्जाम्पल मराठा है, या फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हैदराबाद कर्नाटक इन्होंने अपनी स्वतंत्रता किस प्रकार से घोषित की और उस पर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से व्यापार करते हुए वहाँ पर अपना जो विस्तार है, साम्राज्यवाद है, उसकी शुरुआत करते हैं। तो सिचुएशन जो है 1707 के बाद पूर्णतः बदल जाती है, क्योंकि इस टाइम पे उत्तर भारत में एक केंद्रीय शक्ति थी जो मुगल करके हम पहचानते हैं। ठीक है, मुगलों में हम देखते हैं कि 1707 तक जब औरंगजेब का टाइम पीरियड था तब तक ये जो केंद्रीय शक्ति थी, सेंट्रल पावर थी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन उनके मृत्यु के बाद यह जो उत्तरवर्ती शासक आते हैं वो बहुत ज़्यादा कमकुवत होते हैं। दैट्स वाई हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। इनमें हम सबसे पहले देखेंगे हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो मुगल साम्राज्य का एक सूबा था। ठीक है, और वहाँ पे निज़ाम जो है, जिनको हम देखते हैं कि फर्रुखसियार उपाधि देते हैं निज़ाम उल मुल्क की, और इस्टेब्लिश कौन किया था इसको, स्वतंत्र हैदराबाद की राज्य की स्थापना 1724 में हुई थी। हम देखते हैं कि चिंग्लिस खान के द्वारा जो है हैदराबाद की नींव रखी गई। ठीक है, तो हैदराबाद को अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से अपने राज्य में मिलाया था, तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो है वेलस्ली की तैनाती फौज या फिर सहायक संधि को स्वीकार किया था। इस प्रकार से तैनाती फौज का स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो है हैदराबाद होता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मैसूर। मैसूर को अपने कब्जे में करने के लिए अंग्रेज़ों को हम देखते हैं कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर करने पड़े, जिसमें हम देखते हैं कि मैसूर जो है हैदर अली एवं उनके जो पुत्र है टीपू सुल्तान, उनके नेतृत्व में जो है शक्ति इनकी बढ़ती है। लेकिन मैसूर जो है 4 एंग्लो मैसूर युद्ध के साथ अंग्रेज़ों को मिल जाता है। उसके बाद मराठों के ऊपर हम आएंगे, मराठा साम्राज्य, जिनमें हम देखते हैं कि बाजीराव जो है उनके कार्य से मराठा साम्राज्य का विस्तार होता है और मराठा को अपने कब्जे में करने के लिए 3 एंग्लो मराठा वॉर्स अंग्रेज़ों से लड़ने पड़ेंगे। हम साथ ही साथ देखते हैं पंजाब को अपने अंडर में करने के लिए ब्रिटिशर्स को 2 एंग्लो सिख वॉर करने पड़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह जो है उनके वर्चस्व जब तक वह जीवित थे तब तक अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं किया था। देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने संधि कर ली थी, लेकिन आफ्टर उनके मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि पंजाब जो है वो भी ब्रिटिश वर्चस्व में आ जाएगा। उसके बाद हम अवध को स्टडी करते हैं। तो अवध के लिए कोई भी तैनाती पद्धति का उपयोग नहीं किया था, साथ ही साथ कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो अवध को कैप्चर करने के लिए उस पर आरोप लगाया गया था कुशासन का। अब कुशासन माने कि
अवध के जो नवाब है वाजिद अली शाह, उन्होंने क्या किया था, तो अच्छे से शासन नहीं किया था। उनके टाइम पीरियड में जनता जो है प्रसन्न नहीं थी। ऐसा कारण देख के कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में खालसा किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ हम बंगाल को स्टडी करते हैं कि बंगाल जो है एक समृद्ध ऐसा प्रदेश था, और यहाँ पे जो है प्लासी एवं बक्सार पे 1757 और 1764 में प्लासी एवं बक्सार होता है, और बंगाल जो है ब्रिटिश वर्चस्व में आ जाता है। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नवीन राज्यों का उदय, राइज ऑफ न्यू स्टेट, जिनमें हम दक्कन के सबसे पहले अभ्यास करेंगे, बंगाल को देखेंगे, अवध को देखेंगे, हैदराबाद एवं मैसूर कर्नाटक। ये लिस्ट है जो आगे के सेशंस में हमें पढ़ना है। और आज को सेशन स्टार्ट करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद जो है दक्कन में एक दक्षिण की अगर हम बात करें तो यह एक स्वतंत्र राज्य था, जिसके संस्थापक हम देखते हैं कि चिंग्लिस खान। इन सभी क्षेत्र के ऊपर जो है मुगलों का वर्चस्व रहता है, लेकिन आफ्टर 1707 माने कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है सिचुएशन चेंज होता है। ठीक है, तो चिंग्लिस खान जो है उसकी ही उपाधि थी निजाम उल मुल्क। ठीक है, उनके पूर्वज जो है समरकंद के निवासी थे। साथ ही साथ इनके पिता जो है औरंगजेब के टाइम पीरियड में कार्य करते थे मुगलों के यहाँ। सम्राट बनने के बाद जैसे कि हम देखते हैं कि 1707 के बाद जो है जो शासक आएंगे उसको हम उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि 1713 से लेकर 1719 तक जो है फरूक सियार मुगल शासक थे, और उन्होंने ये जो चिंग्लिस खान है या फिर निजाम उल मुल्क है, उनको 6 सूबे की सूबेदारी दी थी। ठीक है, जहांगीर हम जिसको बोलते हैं वह दिया था, और साथ ही साथ 6 सूबा तो दिया था, उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि खान खाना की उपाधि दी थी, और निजाम उल मुल्क बहादुर फतेह इस प्रकार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि फरूक सियार के समय दक्कन से उनको हटा दिया गया था, और उनके जगह पे हम देखते हैं कि अभी तक उनको हैदराबाद की सूबेदारी दी थी, लेकिन बाद में उनको वहां से हटाकर मालवा की सूबेदारी दी जाती है। और मालवा में जब वह सूबेदार करके निजाम उल मुल्क कार्य कर रहे थे, तभी उन्होंने अपनी शक्ति जो है बढ़ाना शुरू किया, और उनकी बढ़ती शक्ति माने कि निजाम की शक्ति बढ़ते हुए देखकर इस टाइम पे जो मुगल दरबार था वहाँ पे सैयद बंधुओं का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। तो सैयद बंधुओं ने निजाम के नियंत्रण को कम करने के लिए एक मतलब षड्यंत्र रचा, जिस कारण हम देखते हैं कि मालवा से उनको हटा दिया गया। बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से निजाम जो है सैयद बंधुओं में से एक बंधु जिनका नाम होता है हुसैन अली, उनकी हत्या कर देते हैं, और बाद में पुनः उनको दक्षिण की माने कि दक्कन जो है उसकी सूबेदारी प्राप्त हो जाती है। इट मीन्स फरूक सियार उनको क्या करता है, फिर से सूबेदारी दे देते हैं, कहा कि दक्कन की। तो देखिए हैदराबाद जो है इसकी स्थापना जो है चिंग्लिस खान करते हैं, और चिंग्लिस खान जो है उनका निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, साथ ही साथ 6 सूबे की सूबेदारी इनको प्राप्त हुई थी। ठीक है, इनके टाइम पीरियड पे जो मुगल दरबार था वहाँ पे सैयद बंधुओं का बहुत ज़्यादा वर्चस्व भी हमें देखने को मिलता है। 1722 में बादशाह मोहम्मद शाह आते हैं, मोहम्मद शाह। ठीक है, और उनके वजीर के पद पर निजाम जो है उनको नियुक्त किया जाता है। दिल्ली दरबार में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो है षड्यंत्र हो रहा था, जहां हम देखते हैं कि ये मोहम्मद शाह जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा क्या निष्क्रिय ऐसे शासक थे। दैट्स वाई हम देखते हैं कि 1723 में निज़ाम जो है हैदराबाद में वापस आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद की यह नींव डालते हैं। ठीक है, तो यह जो है इनकी उपाधि निज़ाम थी, क्योंकि इनको उपाधि से सम्मानित किया गया था। हैदराबाद के सूबेदार मुबारक खान के साथ देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनको मालवा की सूबेदारी दे दी गई थी। इट मीन्स हैदराबाद जो था, हैदराबाद की सूबेदार कौन था इस टाइम पे, तो मुबारक खान था। तो मुबारक खान के साथ इनका एक युद्ध भी हमें देखने को मिलता है मालवा के, जहां हम देखते हैं कि मुबारक खान एवं निजाम उल मुल्क जो है इनके बीच में शुक्कर खेड़ा, या फिर इसको नहीं क्या शुक्कर खेड़ा या शक्कर खेड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। ये कब हुआ था, 1724 में, और यही युद्ध जीतने के बाद हम देखते हैं कि निजाम उल मुल्क जो है उन्होंने हैदराबाद की नींव डाली थी। ठीक है, तो देखिए जब इन्होंने मुबारक खां के साथ युद्ध किया था तब इनकी हेल्प जो है बाजीराव ने की थी। अब बाजीराव यह पेशवा होते हैं। ठीक है,
तो बाजीराव ने हेल्प की थी। बाद में हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम पीरियड के बाद मानिए 1724 में उन्होंने हैदराबाद की नींव डाली और स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। उसके बाद 1725 में ही हैदराबाद को निज़ामों की राजधानी भी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, साथ ही साथ देखते हैं कि मोहम्मद शाह का इस टाइम पे जब हैदराबाद स्वतंत्रता घोषित की, तब जो है मुगल शासक कौन था, तो इस टाइम पे मोहम्मद शाह जो है वह मुगल शासक थे। ठीक है, तो इनके टाइम पे हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की नींव डाली गई और यह बहुत ही कमकुवत इस प्रकार के शासक थे। तो इन्होंने जो है इस स्वतंत्र राज्य को मान्यता भी दे दी गई थी। ठीक है, साथ ही साथ निजाम उल मुल्क जो है उनके दरबार में एक दीवान थे जिनका नाम दीनानाथ था। 1721 से लेकर 1727 तक संघर्षमय वातावरण था मराठा एवं निजामों के बीच। ठीक है, इस स्थिति में हम देखते हैं कि बाजीराव जो है उन्होंने पालखेड़ा नामक स्थल पर निजाम उल मुल्क को हरा दिया था। अब हुआ क्या था, तो देखिए बाजीराव ने पहले तो इनको हेल्प की थी। ठीक है, किस लिए हेल्प की थी, तो मुबारक खान से जो शक्करखेड़ा का युद्ध होता है उसमें बचने के लिए या फिर उसमें हेल्प करते हैं। लेकिन बाद में देखते हैं हम कि निज़ाम एवं जो बाजीराव या फिर पेशवा रहते हैं उनके बीच में संघर्षपूर्ण वातावरण रहता है और यह जो संघर्षपूर्ण वातावरण है इसका परिणाम माने कि एक युद्ध से होता है। इस युद्ध को पालखेड़ा का युद्ध कहा जाता है और पालखेड़ा का युद्ध की समाप्ति जो है मुंगी शेगांव तह से होता है। ठीक है, ये तह कब होगा, 1728 में होगा। बाद में हम देखते हैं कि 21 मई 1748 में निज़ाम की मृत्यु हो जाती है और निज़ाम की मृत्यु होने के बाद हैदराबाद की गद्दी जो है उसको प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उत्तराधिकारी युद्ध होता है। और यह जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है इसमें विदेशी ताकत माने कि इस टाइम पे कौन विदेशी थे, तो इस टाइम पे फ्रांस का फ्रांसीसियों का वर्चस्व था, एज वेल एज हम देखते हैं कि अंग्रेजों का था। ठीक है, तो हैदराबाद की गादी को प्राप्त करने के लिए, गद्दी को प्राप्त करने के लिए मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से नासिर जंग एवं मुजफ्फर जंग जो है उनके बीच में वॉर शुरू होता है उत्तराधिकारी का। ठीक है, गृह कलह जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ देते हैं और अंग्रेज जो है नासिर जंग का साथ देते हैं। ठीक है, इसी में देखते हैं कि 1798 में हैदराबाद के तत्कालीन जो निज़ाम अली होता है उसने वेलस्ली की तैनाती फौज या फिर सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इट मीन्स तैनाती फौज का स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो होता है हैदराबाद का निज़ाम। तो हैदराबाद के निज़ाम ने कब तैनाती फौज या फिर सहायक संधि का स्वीकार किया था, तो इन्होंने स्वीकार किया था 1798 में। तो हैदराबाद जो है इन्होंने स्वतंत्र राज्य की नींव कब डाली थी, तो 1724 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तैनाती फौज का स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य जो है कौन सा है, तो निज़ाम है। तो इस प्रकार से हमने आज के सेशन में कवर कर लिया है हैदराबाद के निज़ाम को। ठीक है, तो कल के सेशन में हम देखेंगे मराठा, उसके बाद पंजाब को भी हम क्या अच्छे से डिटेल से देखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, कल के सेशन में फिर मिलते हैं और फिर डिस्कस करेंगे इसके अगला टॉपिक।